नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। देश की संसद में व्यवधान, शोर शराबा, हंगामा, ये सब हमने बहुत सालों से देखा। व्यवधान, शोर शराबा, हंगामा सब बहुत सालों से देखा। पिछले कुछ समय से कुछ नई चीजें देखने को मिल रही हैं। संसद भवन परिसर में उपराष्ट्रपति की मिमिक्री की जाती है, महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की जाती है, सांसद नहीं माफ कीजिएगा, महिला मार्शलों के साथ बदसलूकी की जाती है, टेबल पर चढ़कर डांस किया जाता है, बाकायदा किताबें उठा उठाकर स्पीकर की तरफ फेंकी जाती है। कागज पर्चे तो बड़ी मामूली बात है, मार्शल को घूंसा मारा जाता है। और अब उद्दंडता की सारी हदें पार करके संसद में नेता प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष देश के एक मंत्री को, केंद्रीय मंत्री को गद्दार बोलते हैं। गद्दार क्योंकि वो नहीं है गांधी परिवार के वफादार, इसीलिए राहुल गांधी के लिए हैं केंद्रीय मंत्री गद्दार। बात यहां तक नहीं रुकी, उद्दंडता की सीमा यहां तक पहुंची कि आज संसद में इतना हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लोकसभा में दरअसल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जवाब देना था, लेकिन प्रधानमंत्री वो जवाब नहीं दे पाए। दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि प्रधानमंत्री के आसन के पास विपक्ष की महिला सांसद बड़ा सा बैनर लेकर गई और उन्होंने घेराव कर लिया प्रधानमंत्री की सीट का। बीजेपी के कुछ नेताओं ने तो यहां तक कहा कि विपक्ष के जो सांसद थे, विपक्षी सांसद थे, वो प्रधानमंत्री का घेराव नहीं बल्कि उन पर हमला करने के इरादे से आए थे। अब ये आरोप है, मैं इस आरोप में नहीं जाता, लेकिन इस तरह से संसद के अंदर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर उनका घेराव कर लिया जाए, ये तो हमने आज तक नहीं देखा। केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहा जाए, ये तो हमने आज तक नहीं देखा। सांसदों का, मंत्रियों का जो एंट्री पॉइंट है संसद के अंदर, वहां पर तंबू तानकर या खटिया बिछाकर इस तरह से बैठ जाया जाए कि सांसदों और मंत्रियों के लिए निकलने का रास्ता ना हो, यह तो हमने कभी नहीं देखा। लेकिन संसद में अब यह सब कुछ हो रहा है। दो टूक में आज इस पर चर्चा जरूरी है, क्योंकि यह उद्दंडता की हदें पार हो चुकी हैं और आज इस पर डिबेट होगी। संसद में गद्दार, उद्दंडता की हदें पार, आज इस पर चर्चा जरूरी है। इससे पहले आगे बढ़े, जरा सुन लीजिए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने किस तरह से एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहा और उसके बाद क्या कुछ राजनीति हुई। सुनिए जरा। Here is a traitor walking right by. Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. अगर एक शहीद का पोता जितनी देर मैं आपके साथ था तो ठीक था, अब अगर मैं बीजेपी में हूं तो आप मुझे इस शब्दों से संबोधन कर रहे हैं, ये चीज कह के मुझे हाथ आगे कर रहे हैं, जैसे कोई शहंशाह हो, जैसे कोई मतलब वो समझते मालिक ही हम हैं इस दुनिया देश के। तो भाई गांधी फैमिली के ना हो पर सिर पे पगड़ी है सरदार की, तो हाथ मिलाने जब बढ़ाया तो मैंने कहा आप लोग तो देश के गद्दार हो, देश के दुश्मन हो, जो रोज फौज के अगेंस्ट बात करते हो। जिसने उसको सब कुछ दिया, वो जो छोड़कर गया जब सबसे ज्यादा जरूरत थी पार्टी को इलेक्शनों में, तो वो गद्दार नहीं है तो क्या है? उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया ट्रेटर। ट्रेटर शब्द बाय एंड लार्ज ट्रांसलेशन उसकी गद्दार हो सकता है, बट नॉट फुली। ट्रेटर वो व्यक्ति होता है हु बिट्रेज हिज नेशन। ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत सीरियस इशू है।
लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया। लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक किताब का वर्णन कर रहे थे, उनसे कहा गया वो किताब छपी नहीं है, आज वो किताब लेकर भी आ गए। आज जो इतिहास में पहली बार हुआ है कि विपक्ष को जो जवाब देना चाहिए था, मोशन ऑफ थैंक्स में जो प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए था, वो निर्धारित समय पे नहीं हो पाया। राहुल जी का और विपक्ष का केवल एक ही एजेंडा है, भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार करो, सदन में कागज फाड़ो, स्पीकर पर फेंको और जो बाकी सांसद चुन के आए उनको जो बोलने का मौका है उसको छीन लो। तो इससे पता चलता है एक परिवार और एक पार्टी का अहंकार सिर चढ़ के बोल रहा है। हमें थोड़ा मूल्यांकन करना चाहिए, स्व मूल्यांकन। किस चीज पे हंगामा हो रहा है, क्यों एक सच जो प्रकाशित भी है और अगर नहीं भी प्रकाशित है, चलिए मानेंगे 23 से पेंडिंग था, तो जो चीज है उसको डील करिए ना। हंगामा आज तो लगा कि ट्रेजरी बेंच के तरफ चल दिए, सब लोग मारपीट करेंगे। संध्या जी थी, उनके साथ भी शब्दों का अब्यूज हुआ। बिट्टू का आज हाथ पकड़ लिए, उसको भी गद्दार कहा। क्या समझते हैं? समझते हैं कि नेहरू खानदान का राज है, दूसरा कोई नहीं आ सकता। ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर है। तो ये तो आप तमाम बयान सुन रहे थे। संसद में जिस तरह से गद्दार बोला एक केंद्रीय मंत्री को और उसके बाद प्रधानमंत्री की कुर्सी का जाकर, उनके आसन का जाकर जो घेराव किया गया, जिस तरह से उनको घेरने की कोशिश की गई। बीजेपी कह रही है कि ये सिखों को सीधा सीधा गद्दार कहा है। बीजेपी ने 1984 के सिख नरसंहार का मुद्दा भी उठा दिया और रवनीत बिट्टू को गद्दार कहे जाने को लेकर बीजेपी ने एक बड़ा आंदोलन छेड़ने की बीजेपी ने तैयारी की है। कल से ये देश भर में आंदोलन होगा ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इस बीच में आज की डिबेट पर हूं, मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है। इस बड़ी खबर जो है, आप एसआईआर के मसले पर आप जानते हैं कि किस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने एक लेटर बम जो है वो छोड़ा है। आयोग के 5 निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया? अब तक ममता बनर्जी आक्रामक थी, हमला कर रही थी चुनाव आयोग पर, लेकिन बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के आचरण पर, राज्य सरकार पर सवाल उठाया। राज्य का आचरण सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2000 के जो निर्देश है उसका उल्लंघन है, ये सीधा सीधा चुनाव आयोग ने कहा। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है। तो सुप्रीम कोर्ट में इससे पहले कि सुनवाई हो, चुनाव आयोग इस मामले में जाए, उससे पहले चुनाव आयोग ने जो एक लेटर लिखा है उसको लेटर बम कहा जा रहा है। आयोग के 5 निर्देशों का पालन क्यों नहीं किया गया? और ये इस तरह से जो है सुप्रीम कोर्ट के 2000 के आदेश, साल 2000 के आदेश के विपरीत है। ये चुनाव आयोग की चिट्ठी में ये कहा गया है। चुनाव आयोग ने इस चिट्ठी में यह भी कहा है कि आयोग के कहने के बाद भी 3 रोल ऑब्जर्वर्स के तबादले का आदेश रद्द क्यों नहीं किया गया? ईआरओ के पद पर एसडीओ, एसडीएम रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पश्चिम बंगाल सरकार ने उल्लंघन क्यों किया? यह सवाल भी उठाया है। रिटर्निंग ऑफिसर के पद पर एसडीओ, एसडीएम रैंक के अधिकारियों की नियुक्ति में नियमों का पालन क्यों नहीं किया गया? यह भी सवाल उठाया है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से स्पष्टीकरण मांगा है। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण मांगा है और इससे पहले कि ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में इस पर कार्रवाई आगे बढ़े, चुनाव आयोग की ये चिट्ठी जो है बहुत अहम हो जाती है। हमारे संवाददाता सौरभ हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, ये जो चिट्ठी लिखी है चुनाव आयोग ने, एक तरह से कह सकते हैं कि अब तक जो है ममता बनर्जी थोड़ा सा वो आक्रामक थी, लेकिन अब चुनाव आयोग ने एक तरह से उनको आईना भी दिखाया और चुनाव आयोग भी अब आक्रामक मुद्रा में दिखाई दे रहा है। अशोक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि एक तरफ चुनाव आयोग ने भी आईना दिखाने का काम शुरू कर दिया है। आज शाम को ही चुनाव आयोग ने साफ तरीके से जो 5 एवं 6 आने वाले 5 और 6 तारीख को दिल्ली में 5 राज्यों का जो प्रिपरेशन जो मीटिंग है वो मीटिंग होने वाला है और उसमें चुनाव आयोग ने पहले 3 रिमाइंडर्स दिए थे, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग के पास कोई लिस्ट राज्य की तरफ से नहीं आया। तो राज्य चुनाव आयोग ने अपने आप एक लिस्ट जारी कर दिया है और जिसमें
स्टेट के स्वराष्ट्र सचिव, होम सेक्रेटरी जो है, उनको भी आना पड़ेगा दिल्ली 5 जो चुनाव है उसमें किसी भी राज्य में ऑब्जर्वर का काम करने के लिए। इसको लेके राज्य ने कहा था कि कंसीडर करें, 9 ऑल्टरनेटिव आईपीएस का नाम दिया था, 9 ऑल्टरनेटिव आईएएस का नाम दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने साफ कह दिया कि कोई बदल नहीं हो सकता। और सारे देश से 170 रिक्वेस्ट आया है, किसी का भी रिक्वेस्ट रखा नहीं गया, आपका भी नहीं रखा गया। लेकिन ये जो चिट्ठी है, आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी जो सवाल कर रही थी माइक्रो ऑब्जर्वर को लेकर, उसको लेकर के क्यों इतने सारे माइक्रो ऑब्जर्वर है, और उनका जो सवाल का मेन पॉइंट था, मेन मुद्दा था, जब बाकी जो 11 स्टेटों में हो रहा है, बिहार में जो एसआईआर हुआ है उससे अलग ही हो रहा है बंगाल में। तो ये उसका जवाब है कि क्यों बंगाल में अलग हो रहा है, क्यों बंगाल में चुनाव आयोग सख्ती से पेश आ रहा है। पहली बात यह, पहला पॉइंट, 2025 को बारुईपुर पूर्व जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है और मायना और एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां पे वोटर लिस्ट में गड़बड़ी करने की वजह से 2 ERO, 2 AERO और 1 डेटा एंट्री ऑपरेटर के खिलाफ FIR दर्ज करने को कहा था चुनाव आयोग ने, आज तक नहीं हुआ। बशीरहाट का जो वीडियो है, जो साथ ही साथ ERO भी है, उन्होंने अपने आप से, खुद AERO है और खुद अपने आप से 11 AERO को उन्होंने नियुक्त कर दिया सुओ मोटो। तो चुनाव आयोग कहता है ऐसा होता नहीं है कि आप AERO आप खुद अपने आप से लेकर 11 लोगों को नियुक्त कर दिया। बाकी जो बात है कि SDM और SDO जो ऑफिसर्स के रैंक है वही रिटर्निंग ऑफिसर होंगे, वही ERO होंगे। ये जो नियम है, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन है, वो भी फिलहाल तो बात को लेकर तो बिल्कुल सौरभ, तो जाहिर सी बात है कि चुनाव आयोग ने सीधा जो है एक तरह से आईना दिखाया है, कहां राज्य सरकार की तरफ से क्या क्या जो है चूक की जा रही थी, क्या क्या नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। अब जबकि ममता बनर्जी जो है आक्रामक है, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में लेकर आई हैं और कह रही हैं कि मैं एक्सपोज करूंगी, ऐसा करूंगी, वैसा करूंगी। तो चुनाव आयोग ने आईना दिखाया और मुझे लगता है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु हैं जिनको आज उठाया गया और सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई के समय देखना होगा कि इन सारे मुद्दों पर जो सचिव है, मुख्य सचिव, वो क्या जवाब देता है। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ आपका। लौटते हैं हम आज की डिबेट पर, एक बार फिर लौटते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि एक तरह से ये उद्दंडता की सीमाएं पार हुई हैं, जिस तरह से गद्दार कहा गया केंद्रीय मंत्री को और प्रधानमंत्री के आसन का घेराव करने की जो कोशिश की गई, सब कुछ संसद में इससे पहले तो नहीं देखा गया था। 4 मेहमान मेरे साथ आज की डिबेट में जुड़ रहे हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जुड़ रहे हैं बीजेपी से, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। संदीप त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के नेता हैं। पूजा मिश्रा मेरे साथ जुड़ी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं। और करण वर्मा मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। आप चारों मेहमानों का शुक्रिया। और 1.5 मिनट में गोपाल कृष्ण अग्रवाल और साथ ही जो मैं संदीप त्रिपाठी जी को देता हूं, 1.5 मिनट में अपनी बात रखेंगे, फिर मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। संदीप त्रिपाठी, ये तो उद्दंडता की सीमाएं लांघना है, इससे पहले संसद में ये सब कुछ नहीं देखा गया था, बोलिए। अब देखिए, 60 टर्म मेमोरी लॉस किसी को हो तो मैं नहीं कह सकता हूँ, ये तो लॉन्ग टर्म की बात। दुखद बात यह है कि अगर आप आंकड़ों के साथ कहेंगे तो मैं डेट सहित बता दे रहा हूँ। 2 दिसंबर 2010 सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, राजनाथ, यशवंत सिन्हा, अनंत कुमार जी ने बेल में जाकर प्रदर्शन किया और प्रधानमंत्री के सामने जाकर नारे लगाए। ये पहले भी हुआ है, 11 में हुआ है, उसमें नाम और जुड़ जाता है निशिकांत दुबे, अभी जो प्रेजेंट टाइम का गुंडा जो है संसदीय गुंडा बना रखा है भाजपा ने, वो भी था। 2011 में नाम जुड़ जाता है प्रकाश जावड़ेकर जी का, और एक में मुरली मनोहर जोशी भी थे। तो ये कहना कि पहले नहीं हुआ, ये तो गुमराह करने वाली बात है, और भाजपा सहित और उनके जो अगू पिच्छू लोग हैं वो कर रहे हैं। अब दूसरी बात, रवनीत बिट्टू जी की बात। अब देखिए सर, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वही है जो सिख को धर्म ही नहीं मानती है। इससे बड़ा अपमान हो सकता है, जो एक स्वतंत्र धर्म अपने आप में है। अभी इनसे अग्रवाल जी से पूछिएगा कि सिख धर्म है या नहीं, ये कहेंगे नहीं 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 नहीं, उसका तो बनाया गया था सनातन धर्म की रक्षा के लिए, और ये बात करेंगे पगड़ी रक्षा करने की बात कर रहे हैं। यही रवनीत बिट्टू जी कांग्रेस में रहते हुए जब राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा करते हैं तो वो कहते हैं कि पगड़ी तो हमने राहुल जी के आग्रह पर ये केसरी रंग की पगड़ी पहनी है। अब आप बात कर रहे हैं कि क्या पगड़ी का अपमान हो रहा है? पगड़ी का अपमान तब होता है जब किसान आंदोलन करते हैं और उनको खालिस्तानी कहा जाता है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तब आपको नहीं दिखता है और आप वही जाते। बिल्कुल, आप रवनीत बिट्टू जी, आप गद्दार हो। आप अपने सत्ता की मलाई ठेली और जब संघर्ष करने का समय आया
तब डर कर भाग गए और अपनी ओके। पार्टी से गद्दारी करके भाग गए। ओके बिल्कुल आपने गद्दारी की ओके है पार्टी के साथ। ओके कोई ओके दोहरा संदीप त्रिपाठी, ओके, आपके 1.5 मिनट पूरे हुए। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी की आपने बात करी। थोड़ा सा मुझे लगता है आपको भी थोड़ा बादाम ज़्यादा खाने चाहिए, क्योंकि आपका भी दिमाग कुछ इधर उधर चला जाता है, आप सही मुद्दे पर आते नहीं। आपने वेल में जाकर प्रदर्शन किया, ये किया वो किया, मैंने तो ये बोला ही नहीं। मैं तो शुरुआत में, आपने शायद सुना नहीं होगा, थोड़ा सा मुझे लगता है कान की भी दवाई थोड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि आप शुरू से जुड़े थे। मैंने सीधा सीधा कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि संसद के अंदर ऐसे आप वेल, जो सांसद और मंत्रियों के जाने वाला रास्ता है उसको आप रोक कर बैठ जाएं और उसके बाद, हाँ हंसी आएगी आपको, हंसी आएगी आपको, बिल्कुल हंसी आएगी आपको, इस तरह से रोक कर बैठ जाएं और एक केंद्रीय मंत्री को गद्दार कहें और प्रधानमंत्री के आसन का घेराव कर लें। घेराव में और वेल में जाकर प्रधानमंत्री के सामने नारे लगाने में थोड़ा फर्क होता है। थोड़ा सा बादाम की जो इंटेक है थोड़ा बढ़ाइए, ठीक हो जाएंगे कुछ दिनों में। चलिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, 1.5 मिनट आपके। देखिए, बात यह बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस के सांसद कल से और पूरे कई बार से, पिछले कई टाइम से ये इसी तरह का व्यवहार कर रहे हैं, वो संसद में कुछ भी चलने नहीं देते और अराजकता का माहौल क्रिएट करते हैं और फिर विदेशों में जाके उस बात को बढ़ाते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं चलने दे रही, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा। वो एक गेम प्लान के अंतर्गत ये सारा काम करते हैं। उन्हें बोलने के लिए कोई नहीं रोक रहा, लेकिन कुछ नियम कानून होते हैं संसद के, उसी के अंतर्गत तो आप बोलेंगे। एक संस्था है, इतनी बड़ी संस्था है, प्रजातांत्रिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल उसका एक प्रोसीजर है, उसको आप नहीं मान के अपनी कुछ भी बात करेंगे और फिर जब आपको नियम के अंतर्गत रोका जाएगा तो फिर आप यह एक नाटक करेंगे कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा, अपोजिशन के नेता को बोलने नहीं दिया जा रहा। आप प्रोवोक करते हैं। आपने जो सिख धर्म के खिलाफ जिस तरह से बातें की है, आप प्रोवोक करना चाहते हैं लोगों को, ऐसी रिएक्शनरी एटीट्यूड करना चाहते हैं और विदेशों में यह बात को प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। यही एक एम है। आप सब विषय लाइए, सब पे चर्चा होगी, नेशनल सिक्योरिटी पे करिए, आप डील पे करिए। डील पहले शोर मचा रहे थे कि यूएस के साथ डील पे हमें पार्लियामेंट में क्यों नहीं आपने स्टेटमेंट दिया, जब पीयूष जी करना चाहते थे, कल आपने पार्लियामेंट चलने नहीं दी। ओके, तो यह सारा एक गेम प्लान है। ओके गोपाल जी आपको रोक रहा हूं, आपके 1.5 मिनट हुए, लेकिन मेरा एक, गोपाल जी 1 मिनट रोक रहा हूं, मेरा 1.5 मिनट, आपके 1.5 मिनट। गोपाल जी रुकिए गोपाल जी, का माहौल क्रिएट, गोपाल जी रुकिए, मेरा सवाल लीजिए गोपाल जी, मेरा सवाल लीजिए। मेरा सवाल सीधा, आपने अभी कहा कि सिख धर्म को, भाई एक व्यक्ति को बोला गया था, एक व्यक्ति को, वो आदमी पार्टी छोड़कर चला गया, उसको गद्दार, आप इसको पूरा सिखों से क्यों जोड़ रहे हैं? सिखों को गद्दार कह दिया आप इसको, सिखों को ये नैरेटिव बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? नहीं, देखिए, गद्दार शब्द का जो ट्रांसलेशन है ट्रेटर का, एकदम गद्दार शब्द ट्रांसलेशन नहीं है। गद्दार तो एक व्यक्ति से हो सकता है, उन्होंने अंग्रेजी में ट्रेटर का है। ट्रेटर उसे कहते हैं जो देश के साथ उसके इंटरेस्ट के खिलाफ काम करे। तो यह उनके जो देश के प्रति प्रतिबद्धता, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक जो सिख धर्म से जुड़े हुए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को आप ट्रेटर कह रहे हो, पूरी कौम को बदनाम करने का काम कर रहे हो कि आप एंटी नेशनल हो ना। गद्दार की बात नहीं है ये, गद्दार जो उसका ट्रांसलेशन कर रहे हैं ये गलत है। वो ट्रेटर का मतलब होता है देश के खिलाफ काम करने वाले। तो इन्होंने वही कहा है, और नहीं तो बताएं, स्पष्ट करें। किस तरह से प्रवोक कर रहे हैं आप, किस तरह से एक कैबिनेट मिनिस्टर को पार्लियामेंट, एक एक करके संदीप त्रिपाठी, 1 मिनट आ रहा हूं मैं, संदीप त्रिपाठी आपको मौका दे रहा हूं, एक एक करके दोनों की आवाज बंद कीजिए, दोनों की आवाज बंद कीजिए प्लीज, दोनों की आवाज बंद कीजिए। देखिए, संसद भवन में जो कुछ होता है वो डिबेट को भी उसी तरह से अखाड़ा मत बनाइए। मैं दोनों को वक्त दे रहा हूं, दोनों अपनी अपनी बात रखिए, ठीक है? ये संसद भवन में जिस तरह की आदत पड़ गई है कि बोलने नहीं देना, एक दूसरे के ऊपर बोलना, वो यहां पर मत करिए। 1 मिनट आ रहा हूं करण वर्मा। संदीप त्रिपाठी बोलिए संक्षेप में, 30 सेकेंड। देखिए सर, वो कह रहे हैं कि किसी एक मंत्री के बारे में बोला गया तो धर्म का अपमान हो गया। तो इस देश में पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुए, उनके बारे में मोदी जी ने कहा था कि वो बाथरूम में बिना जो है रेन कोट पहन के नहाते, जो कि इंग्लिश में गाली है। तो आप गाली देने का काम कर रहे थे, तो सिख धर्म का अपमान हुआ क्या? आपने तो सीधे अपमान किया,
सीधे सीधे अपमान संदीप किया। त्रिपाठी, जब संदीप किसान त्रिपाठी, एक 700 मिनट, किसान एक शहीद हो जाते हैं, मिनट, और संदीप जिसमें से त्रिपाठी बिना 90% संदीप किसान- त्रिपाठी सुनिए, संदीप त्रिपाठी बिना उत्तेजना में आए, ये कौन सी गालियां अंग्रेजी में रेनकोट में नहाने वाली, जरा मेरा ज्ञान वर्धन करें। अभी इसका भी ज्ञान वर्धन उनसे ले लेते अरे हैं आपका कि नहीं, अरे गाली आप कह रहे हैं, गाली है, आप कह रहे हैं अंग्रेजी में गाली है, मेरा ज्ञान वर्धन कीजिए। रेनकोट पहनकर नहाना ये अंग्रेजी में कौन सी गाली है, मेरा थोड़ा ज्ञान वर्धन कीजिए। हिंदी में क्या, चलिए इंग्लिश का जाने दीजिए, हिंदी में क्या होता है, हिंदी में क्या होता है, किसी के बाथरूम रेनकोट पहन के नहाना का मतलब समझते हैं क्या होता है? हाँ, क्या होता है, क्या होता है, ये कौन सी गाली है रेनकोट पहन के नहाना, कौन सी गाली है? मैं क्या कह रहा हूँ कि मोदी जी बाथरूम में झांकने जा रहे अरे कौन सी गाली है रेनकोट पहन के नहाना? रेनकोट पहन के नहाना कौन सी गाली है भाई? अरे किसी के बाथरूम का आप जिक्र करिएगा, किसी के बाथरूम, अरे प्रधानमंत्री के बाथरूम की बात करिएगा, ओहो की बात है। किसी के बाथरूम का जिक्र कर देना, अरे किसी के बाथरूम, यहां तो लोग बेडरूम का जिक्र कर देते हैं। मैं ये याद दिलाऊं किस किस के बेडरूम का जिक्र करते हैं, यहां आप बाथरूम की बात कर रहे हैं। अरे बाथरूम में आदमी, सुनिए ना, बाथरूम में आदमी नहाने जाता है, किसी के बाथरूम का जिक्र करना गाली नहीं होता। ये कौन सी भाषा पढ़कर आए कि किसी के बाथरूम का जिक्र कर देना? एक मिनट, किसी के बाथरूम का जिक्र कर देना कौन सी गाली होती है मुझे नहीं पता। और अब रुकिए एक मिनट, क्योंकि आप जो है आप कुतर्कों का सहारा ले रहे हैं, इसलिए मैं विषय पर आता हूं कि बाथरूम में नहाना, बाथरूम में रेनकोट, ये गाली होती है, अंग्रेजी में गाली होती है। फिर आपने कहा नहीं अंग्रेजी में, क्योंकि मुझे अंग्रेजी में नहीं कम आती है। एक मिनट करण वर्मा, तो मैंने कहा जरा मुझे हिंदी में बताया, तो हिंदी में भी। तो आपका इससे पहले कि ज्ञानवर्धन जरूरी है कि मुझे मेरा ज्ञानवर्धन की, नहीं तो अपना ज्ञानवर्धन कराइए। करण वर्मा बोलिए, ये भाई गाली है रेनकोट पहन कर, मैंने तो नहीं सुना। उन्होंने कहा भाई टॉयलेट तक पहुंचना और ये सब बड़ी गलत बात है। असल में इनका इतिहास ऐसा है अशोक जी, एक इनके प्रेसिडेंट थे सीताराम केसरी, उनकी धोती तक खींच ली थी इन लोगों ने। ये है कांग्रेस का इतिहास। तो इन्होंने अपमान जो किया है अपने लोगों का सबसे ज्यादा किया हुआ है, ये सबसे पहली बात। और अब जरा मुझे जवाब देने दीजिए अशोक जी, इन्होंने कई बातें इधर बोली और आपने भी इनसे पूछी। इन्होंने कहा भाई देखो रवनीत बिट्टू जो है ये गद्दार है क्योंकि इन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो ये मोतीलाल नेहरू के बारे में क्या कहेंगे, जिन्होंने 1922 में कांग्रेस छोड़ के स्वराज पार्टी बना ली थी। 1922 में चौरी चौरा के इंसिडेंट के बाद वो रूठ गए थे, उन्होंने अपनी पार्टी बना ली थी स्वराज पार्टी। तो इन महाशय के अनुसार क्या मोतीलाल नेहरू, स्वर्गीय मोतीलाल नेहरू, वो भी गद्दार थे? क्या ममता बनर्जी भी गद्दार हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर अपनी तृणमूल कांग्रेस बना ली? और शरद पवार भी गद्दार हैं जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी बना बैठे? जवाब दूंगा। ये है ऐसे हिसाब से उनके साथ सबके साथ अलायंस करे हुए हैं। उस हिसाब से ये लोग एक मिनट रुकिए। उस हिसाब से तो जो आप कह रहे हैं करण वर्मा, उस हिसाब से तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी ये गद्दार बोलेंगे, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी, कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ा, उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई। तो इसका मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी जो है गद्दार हो जाएंगे। किसी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी तो वो ट्रेटर हो जाएगा। मतलब कांग्रेस, ये वो सोच है जो कहते हैं कि इंडिया इज इंदिरा, कांग्रेस इज इंडिया। तो जो कांग्रेस पार्टी छोड़ देगा वो ट्रेटर हो जाएगा। बड़ा गजब का तर्क है। बोलिए संदीप त्रिपाठी जी। अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक जो है साथी ने कहा, जो कि त्यागी जी को देखकर इंस्पायर होकर विश्लेषक बनकर प्रवक्ता बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये निजी टिप्पणी मत कीजिए। आप किसको देख के इंस्पायर, सुनिए, निजी टिप्पणी मत कीजिए, निजी टिप्पणी मत कीजिए। कौन किसको देख के इंस्पायर हुआ है, वर्मा जी ठीक है? नहीं तो मुझे सुनिए, अगर आप कहेंगे कौन किसको देख के इंस्पायर हुआ, तो मुझे पब्लिक को यह बताना पड़ेगा कि आज डिबेट पूरी आप गुरदीप सप्पल के ट्वीट को देख के इंस्पायर हुए हैं। आपने पूरा का पूरा वो जो शुरुआती बयान दिया ना, गुरदीप सप्पल का ट्वीट था, वो ट्वीट आप वही पढ़कर आए, इससे ज्यादा बेहतर रिसर्च कर सकते थे। लेकिन आपने किया क्या, गुरदीप सप्पल का ट्वीट पढ़ा और वो पढ़कर आपने सोचा डिबेट कर लेंगे। हम पढ़ते हैं, हमें मालूम है कौन आदमी क्या ट्वीट कर रहा है। तो आप किनसे इंस्पायर हुआ, कहां का इंस्पायर हुआ है, कहां आपने प्लेजरिज्म किया है, वो सब मैं निकाल दूंगा, अभी मत जाइए उस पर। बोलिए। नहीं, बहरहाल सप्पल जी का मैंने ट्वीट दिया, देखा भी नहीं, और ट्विटर में बहुत ज्यादा। अरे वाह, मतलब बढ़िया। मतलब आप कांग्रेस के नेताओं के ट्वीट नहीं देखते, उनके बयान नहीं देखते, ये भी गजब है। अरे सुन लीजिए, फेसबुक यूज करता हूँ, ट्विटर में बहुत नहीं चलाता हूँ। ये सच्चाई कोई भी ट्विटर पे देख सकता है। पहले करण वर्मा जी ने कहा कि शरद पवार जी भी गद्दार है, ममता बनर्जी जी भी गद्दार है, और आप वो गए मोतीलाल नेहरू जी के पास भी गए। साहब, किसी भी जिनका आपने नाम लिया, किसी ने भी अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं छोड़ी। किसी ने दक्षिणपंथी विचारधारा के साथ आरएसएस और भाजपा जैसे संगठन में जाने का काम नहीं किया।
उन्होंने भले हमसे नाराज होकर संगठन अपना बनाया, ये अपना नाम कांग्रेस तक ले गए वो, मतलब एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस नाम तक ले गए आपका वो। हाँ बिल्कुल, तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? तो नहीं छोड़ा। अब सुनिए मुझे एक ब्रेक लेना, एक मिनट रुकिए मुझे रुकिए एक मिनट, मुझे एक ब्रेक लेना, ये जो एक मिनट रुकिए, ये मुझे एक ब्रेक लेना, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं सिर्फ। ये जो कहना कि क्योंकि दक्षिणपंथी पार्टी में चले गए, बीजेपी में चले, इसलिए गद्दार हो गए, मुझे लगता है इससे निकृष्ट सोच डेमोक्रेसी में हो नहीं सकती। डेमोक्रेसी में इससे निकृष्ट सोच नहीं हो सकती कि जो आदमी बीजेपी में चला जा रहा है। आवाज बंद करिए, आवाज बंद कीजिए, आवाज बंद कीजिए, मेरा प्रोड्यूसर का निर्देश है, आवाज बंद कीजिए, मेरा प्रोड्यूसर का निर्देश है। ये बिलबिला रहे हैं क्योंकि मैं सच बोलूंगा, ये भागेंगे, बिलबिलाएंगे, इनको बिलबिलाने दीजिए। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं मैंने क्यों कहा यह उद्दंडता की सारी सीमाएं पार है। मैं क्यों कह रहा हूं? इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह पहले मर्तबा नहीं है। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं कॉलेज में था ना, स्कूल कॉलेज में जब हम थे, कॉलेज में खास करके थे, तो कुछ उद्दंड और मनचले लड़के होते थे। वो क्या करते थे कि कॉलेज की जो एंट्री पॉइंट होता था ना, वहां पर वो ऐसे बैठ जाते थे घेरा डालकर, ताकि कोई लड़की अगर गुजरे तो उस लड़की को वहां से उनसे सटकर गुजरना पड़े। वो इतना रास्ता भी नहीं देते। वो इस तरह के मनचले उद्दंड लड़के आपने हर कॉलेज में देखे होंगे। वो जानबूझ के लड़कियों को परेशान करने के लिए गेट छेक के बैठ जाते हैं, और कोई लड़की गुजरती है कुछ भी तो उसको जो है धक्का मारेंगे, उसके ऊपर जो है कमेंट पास करेंगे। ये कुछ ऐसा ही हो रहा है मकर द्वार पर। आप अगर वीडियो देखेंगे आपको सब दिखाएगा। लेकिन मेरा मूल सवाल क्या, देखिए, ये कहा ना कि बीजेपी में चला गया इसलिए गद्दार हो गया। देखिए, रवनीत बिट्टू गद्दार हैं, ये रवनीत बिट्टू गद्दार हैं, ठीक है। ये रवनीत बिट्टू गद्दार हैं। क्यों गद्दार हैं? क्योंकि इनके दादा जो हैं, इनके दादा वो बाकायदा शहीद हुए थे। आतंकवादियों ने, खालिस्तानी आतंकवादियों ने बाकायदा इनको बम से इनके दादा को उड़ा। ये रवनीत बिट्टू गद्दार हैं। लेकिन राहुल गांधी के ये वफादार हैं। ये कौन है? ये हैं कन्हैया कुमार। कौन कन्हैया कुमार? जिन्होंने कहा कि भारतीय सेना कश्मीर में महिलाओं का बलात्कार करती है। ये वफादार हैं कन्हैया कुमार, और राहुल गांधी के राइट हैंड हैं जिनको 2-2 बार टिकट दिया। ये कन्हैया कुमार वफादार हैं जिन्होंने बाकायदा जेएनयू के अंदर एक आतंकवादी की बरसी मनाने के लिए कागजों पर दस्तखत किए। ये वफादार हैं, लेकिन रवनीत बिट्टू गद्दार हैं। और ये भी वफादार हैं जिन्होंने जेएनयू में कहा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये उमर खालिद जो है ये वफादार हैं। इनके लिए राहुल गांधी और पूरा विपक्ष छाती पीटता है, पर रवनीत बिट्टू गद्दार हैं। और राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए ये भी वफादार हैं शर्जील इमाम, जिन्होंने कहा कि भैया नॉर्थ ईस्ट से पूरे भारत को काट देना है, नॉर्थ ईस्ट से काट दो, अलग कर दो। ये वफादार हैं, लेकिन रवनीत बिट्टू गद्दार हैं। अब आप सोचिए, राहुल गांधी की वफादारी की जो डिक्शनरी है उसमें उनका क्या अर्थ लिखा है मैं नहीं जानता, लेकिन देश जानता है ट्रेटर कौन है और असली ट्रेटर कौन है और गद्दार कौन है। देश जानता है, अच्छी तरह से देश को मालूम होना चाहिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आता हूं। यार सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। आ जाओ। यस पापा। जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती,
हम भी आपको कहां रुकने देंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर LIC है तो इंश्योर्ड है। LIC हर पल आपके साथ। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस UPI कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे FD कराएं और पाएं 8% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का FD बुकिंग ऐप। डाउनलोड नाउ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं संसद में गद्दार उद्दंडता की हदें पार, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। चार मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल BJP से, संदीप त्रिपाठी कांग्रेस के नेता है, पूजा मिश्रा समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं और करण वर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं। पूजा मिश्रा जी, क्या आपको नहीं लगता ये सीमाएं लांघी जा रही हैं? कम से कम हल्ला हंगामा मतलब होता है संसद में, पहले भी होता रहा है, हमने बहुत देखा है, लेकिन अब जिस तरह से मतलब घेर कर बैठ जाया जाए, फिर उसके बाद ये सब चीजें सीमाएं लांघी जा रही हैं। अशोक जी, आपको नहीं लगता है कि चेयर पार्शियल रह रहा है? राष्ट्रपति जी का अभिभाषण था और LOP जब किताब लेकर के खड़े हुए, मुझे नहीं पता कि वो पब्लिश हो है बिना पब्लिश के, मार्केट में अमेज़न में कैसे मिल रही है, वो प्री पब्लिश्ड है। अगर वो प्री पब्लिश्ड भी है, हम कह रहे ट्रायल नहीं पास किया हुआ, अगर LOP उस पर डिस्कशन करना चाहते थे, तब अगर चेयर की तरफ से ये आ रहा है, क्योंकि ये जो है अभिभाषण राष्ट्रपति के अभिभाषण से ताल्लुकात नहीं रखता है, इसलिए डिस्कशन नहीं हो सकता है। रक्षा मंत्री को इस पे अशोक जी जवाब देना चाहिए था। हम कह रहे क्वेश्चन अगर उठ रहा है तो आपको जवाब देकर के क्लियर कर देना चाहिए था। अगर प्री पब्लिश भी है, आप ये कैसे कह सकते हैं नहीं पब्लिश नहीं है इसलिए डिस्कशन नहीं होगा? चलिए ठीक है, अच्छी बात है कि ना तो राष्ट्रपति अभिभाषण से मैच करता था और ना ही ये पब्लिश्ड है जैसा कहा जा रहा है, जो कि अमेज़न में बिक रहा था। उसके बाद में रक्षा मंत्रालय को उससे आपत्ति हुई, फिर उस बुक को विड्रॉ कर लिया गया। अब जाकर के वो चेक पे में जा रहा है कि चेक हो जाएगा, उसके बाद में जो है अप्रूवल मिलने के बाद में फिर से पब्लिश किया जाएगा, फिर से रिलीज होगा राधा रावल से। फिर उसके बाद में निशिकांत दुबे आते हैं, वो एक नहीं न जाने कितने किताबें लेकर के आते। तो आपको नहीं लगता कि चेयर को ये कहना चाहिए था कि निशिकांत दुबे जी ये राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंध नहीं रखता है, इसलिए आप इस पे चर्चा नहीं कर सकते, और उनका भी माइक बंद कर देना चाहिए था? मुझे लगता है वो ज्यादा बेहतर होता। अभी आप ब्रेक से जाने के पहले आप डेमोक्रेसी की बात कर रहे थे, अब जो मकर द्वार पे हुआ मुझे लगता है वो तो डेमोक्रेसी ही थी। ट्रेटर इंग्लिश और हिंदी में बड़ा फर्क आ जाता है। मैं ट्रेटर की देख रही थी कि क्या क्या उसके अर्थ होते हैं। गद्दार होता है, देशद्रोही होता है, विश्वासघाती होता है, नमक हराम होता है, द्रोही होता है, इतने उसके अर्थ मुझे मिले। अब ये किस कंसेप्ट में आप यूज कर रहे हैं ये तो आपको ही पता है अशोक जी, इतने तो आप समझदार हैं, सभी हैं। अगर नहीं है तो बिल्कुल इस फैक्ट की बात है कि जब जो है कांग्रेस के जो सांसद हैं, खुद जो सिख समुदाय से आते हैं, वो साथ में खड़े हैं और दूसरे एक सिख मंत्री आ रहे हैं, उनसे प्रश्न कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा कहा। ओके, सुनिए, आज समय थोड़ा कम है, ब्रेक थोड़े ज्यादा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मौका सबको देना चाहता हूं। करण वर्मा जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। उन्होंने अभी मकर द्वार पर बैठना उसको डेमोक्रेसी बताया था, मैं उस पर हाँ बोलिए। पूजा जी ने एक सवाल पूछा, पहले तो मैं उनको बता दूं, हम लोग रूल से चलते हैं। रूल नंबर 349 रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा मना करता है कि आप एक अनपब्लिश चीज को नहीं कोट कर सकते, तो हम रूल से बात है। दूसरी बात इन्होंने कहा गद्दार का, जरा ये बात पता होनी चाहिए अशोक जी, रवनीत बिट्टू जी 2024 तक राहुल गांधी के साथ खड़े रहे, 3 पीढ़ियां खड़ी रही राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी के साथ। एक सेकंड मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, ये गलत बात है, ये गलत बात है। पूजा जी ऐसे नहीं, बंद करिए माइक बंद कीजिए, बहुत गलत बात है। माइक बंद कीजिए पूजा जी का, ऐसे नहीं, मेरा टाइम वेस्ट होता है, प्लीज माइक बंद कीजिए। पूजा जी मैंने आपको बेरोक-टोक बोलने दिया, आप अपना माइक बंद करवाने के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए। बोलिए करण वर्मा अपनी बात। उनको उन्होंने क्यों स्विच किया ये बात बहुत क्लियर होनी चाहिए यहां। उन्होंने खुल के बोला कि जब कनाडा में इंदिरा गांधी, जो कि राहुल गांधी की दादी हैं,
उनके पुतले फूके जा रहे हैं। जब सिक्स फॉर जस्टिस चिट्ठी लिख रहे हैं और कह रहे हैं हम राहुल गांधी के साथ खड़े हैं, तब राहुल गांधी ने क्यों नहीं बोला कि मैं ये एंडोर्समेंट नहीं कबूल करता हूं? क्यों ये डॉग विसल किया इन्होंने खालिस्तानियों के साथ? रवनीत बिट्टू ने तब कहा कि मैं पार्टी को किनारे रखूंगा, देश के साथ नहीं गद्दारी कर सकता हूं। तो अगर किसी ने गद्दारी करी है, वो सोचना चाहिए किसने करी है। जिसकी दादी को जिन्होंने मार दिया, उस कॉज वाले इसको चिट्ठी लिख रहे हैं और वो कुछ नहीं बोल रहा है, तो गद्दार कौन है, ये जरा सोचने वाली बात है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मुझे संदीप जी के पास जाना है। गोपाल जी, पहली बात तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि ये अधिकार राहुल गांधी को किसने दे दिया कि वो किसी की देशभक्ति है, उनकी को देशद्रोह कहने का अधिकार उन्होंने कैसे दे दिया? पहली। दूसरी बात, जिसको वो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया कह रहे हैं, वो डिसरप्शन ऑफ प्रजातंत्र है पूरी तरह। मकरध्वज को आपने अशोक जी किस तरह बताया, कॉलेज में जो रूडी एलिमेंट होते हैं, जो गेट को घेर के खड़े हो जाते हैं और लोगों के ऊपर वहां से जो पास करते हैं उनके ऊपर कमेंट्स मारते हैं, उस तरह का काम राहुल गांधी जी वहां पे पार्लियामेंट में अब कर रहे हैं। और उसका एक ही उद्देश्य है, क्योंकि उनका एजेंडा भारत की प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को, प्रजातांत्रिक मूल्यों को कुठाराघात करके विदेशी लोगों की राजनीति को उनकी विदेशी लोगों की जो नैरेटिव है उसको चमकाना है। वो बार बार कर रहे हैं एंटी नेशनल एक्टिविटीज की तरह। वो जिस तरह से वो बार बार इस तरह का काम कर रहे हैं, भारत के इंटरेस्ट को विदेशी ताकतों के हाथ कॉम्प्रोमाइज करते हुए बात करते हैं और प्रजातांत्रिक मूल्यों को पूरी तरह से मानते नहीं। और अशोक जी, एक बात है, अगर किसी को उद्धृत करना है, 349 एक है कि उसको उद्धृत करना है तो अनपब्लिश्ड चीजों को नहीं कर सकते, फिर भी किसी को करना है तो 359 के रूल के अंतर्गत उसको पहले पटल पे बताना पड़ता है। सर, मैं तो बार एक ही बात कह रहा हूं। सुनिए, मेरा बहस तो ये है भाई, स्पीकर की एक रूलिंग थी, कुछ संसद के नियम है, उस पर जो है मतभेद हो सकता है, उस पर आप मतभेद है तो उस पर आप राजनीति करिए, उससे वो अलग बात है। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि मकर द्वार को, सांसदों मंत्रियों के जाने वाली जगह को घेर करके बैठ जाना और वहां से जो गुजर रहा है उसके ऊपर फबतियां कसना, टिप्पणियां करना, केंद्रीय मंत्री पर इस तरह की निम्न स्तर की टिप्पणी करना, मैं कह रहा हूं ये पूजा मिश्रा कह रही है डेमोक्रेसी है, तो मेरे ख्याल से ये भी डेमोक्रेसी होगी। इसी मकर द्वार पर 2 सांसदों को धक्का मारा गया था, धक्का। जब सांसद ऐसे, अभी तो वो तो सरदार थे रवनीत बिट्टू को तो धक्का मारते तो सरदार तो मतलब दमदार होता है ना, तो वो उल्टा अगर जड़ देते तो शायद 1-2 कांग्रेस के घायल हो जाते। लेकिन बेचारे एक बुजुर्ग से सांसद जब वहां से गुजर रहे थे, ये भी संसद की बात बता रहा हूं, उन बुजुर्ग सांसद का बयान भी सुन रहा था। जब एक बुजुर्ग सांसद वहां से गुजर रहे थे तो उनको ऐसे धक्का मारा गया था कोनी से। ये संसद में उद्दंडता नहीं तो क्या है? जरा एक ब्रेक पे जाने से पहले जरा सुन लीजिए उस बुजुर्ग सांसद का बयान क्या है, उसके बाद मैं आ रहा हूं संदीप त्रिपाठी। वो बयान चलाइए और ब्रेक के बाद मैं आ रहा हूं। ओ राहुल गांधी, हम खड़े थे साइड में, राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा जो मेरे ऊपर गिर गया और मैं नीचे गिर पड़ा, ये मेरा इंजरी हो गया। मैंने सोचा था कि वैसा ही होगा, नर्सरी में होगा, मगर रेसिडेंट में ओह माय गॉड बहुत अच्छा लगा। हम जस्ट रिफ्रेशमेंट ले रहे थे, अचानक वो आ गए, जस्ट हमें एक सरप्राइज हो गया कि वाह ये आ गए। यार ठंड लग रही होगी। मिलने के एक्साइटमेंट में सब भूल गए। थक जाए इतना हंसना है जोरों से। स्कूल जैसा मत कीजिए, इसके यहाँ स्कूल नहीं है। आइए, चलिए आप शुरू करते हैं। 1 2 3। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ
और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। वाई अंकल? क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें। प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ। आज ही खरीदें। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप। कुछ नई जगहें और एक नया सफर बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाहिए तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है चलिए, संसद में गद्दार उद्दंडता की हदें पार, इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और पूजा मिश्रा जी ने कहा था कि भाई मकर द्वार पे बैठना इस तरह से डेमोक्रेसी है, तो मकर द्वार पे ऐसे बैठना और सांसदों को, मंत्रियों को जाकर उन पर पबतियां कसना और एक सांसद को भक मार के गिरा देना, ये डेमोक्रेसी है। तो भगवान बचाए ऐसी डेमोक्रेसी से। संदीप त्रिपाठी, आ रहा हूँ पूजा मिश्रा रुकी। संदीप त्रिपाठी। अशोक जी, पहली बात तो मकर द्वार की बात हो रही, तो मोदी जी ने नया संसद बनवाया है सर, उसके 12 गेट हैं। अगर उधर जो है विपक्ष के सांसद वहाँ कहीं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, सर इसीलिए कांग्रेस ने आपको कभी कांग्रेस ने आपको कभी सांसद बनाया नहीं बनाया, लेकिन अगर एक बार संसद घुमवा देते तो कम से कम आप इतना ज्ञान लेकर बैठते कि सांसदों और मंत्रियों के जाने का, प्रधानमंत्री के जाने के अलग अलग द्वार होते हैं। 12 द्वार है, तो इसका मतलब नहीं कोई मर्जी कहीं से मर्जी घुस जाए। अगर आपको कांग्रेस से रिक्वेस्ट कीजिए कि एक बार आपको संसद भवन में घुमवा दे, नए संसद भवन में। बोलिए। घूम चुका हूँ, तब भी आपको नहीं जानकारी है, तब भी आपको जानकारी नहीं कि मकर द्वार जो मुख्य द्वार है सांसदों मंत्रियों के जाने का। कितने नहीं, सांसदों का 4 नंबर और मकर द्वार से जाते हैं मंत्री, और मकर द्वार है 3, एक मकर द्वार नहीं है। अच्छा, 3 मकर द्वार। अच्छा, तो 3 मकर द्वार में कहीं से सांसद जा सकते हैं? नहीं, मंत्री। अच्छा, मैंने मंत्री की बात की। मंत्री, हाँ बिल्कुल। हाँ, कर्म कहीं से जा सकते हैं? जाते हैं कर्म द्वार नंबर 3 से। तो मतलब तीन द्वार हैं, इसलिए एक द्वार को घेर कर बैठा जा सकता है, आप ये कह रहे हैं? वहां रास्ता रोक के बैठा जा सकता है। मकर द्वार पर कोई पहली बार प्रदर्शन नहीं हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्द विपक्ष में जाएगी, वही प्रदर्शन करेगी। वो निर्धारित स्थान है, वो निर्धारित स्थान है, कोई ऐसा नहीं बैठ गया। वो निर्धारित स्थान है जी, वो प्रदर्शन करने के लिए निर्धारित स्थान है मकर द्वार। मकर द्वार पर कम से कम अब तक मेरी मकर द्वार नहीं सर, सुनिए सर, एक मिनट। संदीप त्रिपाठी, मकर द्वार के सामने आप प्रदर्शन करें, वो ठीक है, वो बहुत सारे प्रदर्शन होते हैं, लेकिन मकर द्वार पे जो प्रवेश द्वार जो है वहां पर सीढ़ियों पर बैठ जाया जाए और छेक करके बैठ जाया जाए, जैसे कॉलेज में गुंडे बैठते हैं उस तरह से छेक करके बैठ जाया जाए। अगर आपको वो लगता है स्वीकार है, बीजेपी भी यही करेगी तो मैं बीजेपी की भी आलोचना करूंगा। जब बीजेपी विपक्ष में जाएगी, बीजेपी करेगी, मैं बीजेपी की भी आलोचना करूंगा। बोलिए। नहीं, ये सारी चीजें वो कर चुके, हमने बताया, उदाहरण दिया। अभी आपने मकर द्वार था नहीं सर, पहले रिक्वेस्ट है, कहीं कोई द्वार तो था सर।
रिक्वेस्ट ये है कि अभी आपने कहा सप्पल जी को आपने जो है करके और इस वजह से आपको, सर मेरा जन्म निहाल सिंह वाला मोगा पंजाब का मेरा बर्थ है और मेरे पिताजी वहां के उस समय के मौजूदा सांसद जी क्या है पेट्रोल पंप पे नौकरी करते थे, तो पंजाब को मैं खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ, वहां वहीं मेरी पैदाइश है। तो ये अभी आपने जो बात कही ना सर सप्पल जी, मैं पंजाब को खूब अच्छी तरीके से जानता हूँ और आज भी मैं आज भी वहां का हमारे यहाँ गांव में होता है गोद लिया, वहां पर बेच दिया जाता है जब किसी का लड़का जीवित नहीं होता, एक मान्यता होती है, उस मान्यता के तहत आज भी वहां पर जो है एक विश्वकर्मा महिला थी वहां के समाज के हिसाब से, और मैं जो है हमारे माता पिताजी ने वहां बेचा था। कहना तो क्या चाहते हो? मैं कहना क्या चाहते हो? नहीं, कहना मैं ये चाहता हूँ सर, जो अभी आपने कहा कि मैं वहां से टीप पर आ गया, टीप पे नहीं आ गया, इस बात को मैं जानता हूं और एक बात मैं क्यों कह रहा हूं, 5 बार 84 के बाद 5 बार कांग्रेस ने सरकार बनाई, भारतीय जनता पार्टी का आज तक खाता नहीं खुल पाया, अकाली दल के परजीवी की तरह सवार होकर 2 बार नंबर आया। अरे प्रजातंत्र की बात हो रही है, प्रजातंत्र बता रहा हूँ जो संसद को नहीं चलने दिया जा रहा अपोजिशन का। हम लोग विषय से कहां से कहां पहुंच गए? एक मिनट, हम लोग विषय में कहां से कहां पहुंच गए? एक मिनट मेरा मैंने आप सप्पल साहब का ट्वीट और उनकी फेसबुक पोस्ट उठा भी लो तो तकलीफ क्या? आप भी कांग्रेस क्यों, वो भी कांग्रेस क्या? मैंने आपका कोई टेस्ट थोड़ी लेना है कि आप भाई आप जो है आपको ये पता नहीं है, आपने सप्पल आपका टेस्ट थोड़ी ले रहा हूं मैं। आप अपनी बात पे चले गए राहुल गांधी को छोड़ करके। सर इस देश में राहुल गांधी ने जो कहा वो इंपॉर्टेंट है, आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, टीवी डिबेट का हिस्सा है, और मेरी आपके बीच जो डिबेट हो रही है वो डीडी का हिस्सा है, वो राष्ट्रीय बहस का मुद्दा नहीं है कि आप पूरा अपना पंजाब का पूरा अपना ज्ञान देंगे कि पंजाब के बारे में आप इतना जानते हैं, कोई जरूरत नहीं है। आप बहुत ज्ञानी पुरुष है, मैं मान लेता हूं, विषय पर आ जाए। सर ज्ञानी हूं ना हूं, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था, मेरा उद्देश्य ये था कि पंजाब ने भारतीय जनता पार्टी की सोच को कभी स्वीकार नहीं किया। सर ये विषय है क्या आज का? मतलब अगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी हार रही है तो सिखों का नरसंहार कराना वो सही हो जाएगा? आप ये कह सकते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि हमने तो सिखों का नरसंहार कराया, उसके बावजूद भी हम पंजाब में अगर जीत रहे हैं, बीजेपी नहीं जीत रही, तो इसका मतलब सिखों का नरसंहार जस्टिफाई हो गया क्या? गजब की बातें करते हैं सर आप। मेरा विषय पंजाब में आप जीत रहे हैं, हार रहे हैं, बीजेपी हार रही है, जीत रहे हैं, मेरा विषय नहीं है। अगर अशोक जी नहीं, मैं कहना क्या चाह रहा हूं सर, वही तो मैं समझना चाह रहा हूं, आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं वही समझना चाह रहा हूं इतनी देर से, आपको मैं पिछले 4-5 मिनट से सुन रहा हूं और मैं भी यही समझना चाह रहा हूं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि बिट्टू जी जो ये कह रहे हैं कि सिखों का अपमान हो गया, वो टोटली निराधार बात कर रहे हैं, उसका प्रमाण ये सारी बातें हैं। मैं इस बात को तो सर इस बात को आप पहले 2 लाइन में कह देते, इतना समय व्यर्थ नहीं जाता। गोपाल जी रिस्पॉन्ड कीजिए, सिखों का अपमान नहीं है, ये सीधा रवनीत बिट्टू पे टिप्पणी, आप इसे सिखों का अपमान क्यों बना रहे हैं भाई? देखिए साहब, पहली बात वो एक मंत्री है, कैबिनेट के मंत्री हैं, आ जाता हूं समुदाय इतिहास पढ़ाएंगे, आ जाता हूं, रुकिए अभी उनकी बात हो जाए फिर आऊंगा, रुकिए। वो सिख समुदाय को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिख समुदाय के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में भी पार्लियामेंट में हैं, और वह अरे भाई सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए, प्लीज सुन लीजिए। देशद्रोही कहने का कहां से अधिकार है? आपको देशद्रोही कहने का कहां से अधिकार है? आप इस तरह की भाषा कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं किसी कैबिनेट मंत्री के सामने? आप प्रोवोकेटिव तरीके से आप गेट को रोक के, उनका रास्ता रोक के उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करते हैं। चलिए तो यह किस तरह की टिप्पणी है? ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, अराजकता का माहौल है। ओके, पूजा मिश्रा बोलिए। सुनिए, मैं एक बात, सिर्फ छोटी सी बात टिप्पणी, एक मिनट रुकिए सर, रुकिए सर। ये कोई कहना कि हम वहां जीत रहे हैं, अभी क्या हुआ? सुप्रिया श्रीनेत ने भी एक ट्वीट कहा रवनीत बिट्टू तुम गद्दार हो क्योंकि तुमको लोगों ने हरा दिया। तो लोग उनसे पूछ रहे हैं, सुप्रिया श्रीनेत को उनका ट्रैक रिकॉर्ड दिखा के पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारी तो जमानत जब्त हुई थी, कम से कम इनकी जमानत तो नहीं। सुप्रिया श्रीनेत अगर हार गई थी तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि लोगों ने उनको गद्दार कह दिया, यूपी की गद्दार हो तुम। सुप्रिया श्रीनेत की तो जमानत जब्त हुई थी और रवनीत बिट्टू कम से कम जमानत तो नहीं जब्त कराई थी। तो किसी की हार जीत पर कोई टिप्पणी करना कि हम पंजाब में जीत रहे हैं तो जस्टिफाई हो गया नरसंहार, ये सब बातें मत करें। बोलिए पूजा मिश्रा जल्दी से।
अशोक जी, पहली बात तो 349 की भी करण जी ने बात की हुई थी, तो इनसे पूछिएगा कि जो निशिकांत दुबे जी ने बुक साइट किए थे उसमें से कितने अनवेरिफाइड थे और कितने अनपब्लिश्ड थे। 349 हमें भी पता है कि उसमें अगर अनवेरिफाइड है, अनपब्लिश्ड है, तो उसको आप कोट नहीं कर सकते। निशिकांत दुबे जी ने भी किया हुआ था, यही तो हम कह रहे हैं। और अभी आपने कहा कि मकर द्वार की बात करें, मकर द्वार पे प्रोटेस्ट चलता रहा, और अगर वो रोक ही दिया गया हुआ था, मैंने आपके इससे पहले जब डिबेट किया था ना, आपने कहा था कि एजेंडा मैटर करता है, और राइट नाउ मुझे वही फील हो रहा है कि आपका एजेंडा, आपने उसको कंपेयर किया कहां पे जो है लड़के होते हैं उत्पाती टाइप के, जो कॉलेज के सामने खड़े रहते हैं और इस तरीके की हरकतें करते हैं। मतलब आपका एजेंडा चल रहा है कांग्रेस को इतना डर्टी शो करने का। लग रहा है आप, मुझे नहीं पता पूजा मिश्रा जी, आपको एजेंडा लग रहा है, मुझे नहीं पता आप कॉलेज कभी गई हैं नहीं गई हैं। मैं कॉलेज में गया हूं, और जो कॉलेज में गया होगा ना, जो कॉलेज में गया होगा उसको समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं। मुझे नहीं पता आपको कॉलेज जाने का मौका मिला नहीं मिला। वैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं तो योगी आदित्यनाथ के कॉलेजों में इस तरह की गुंडागर्दी हो भी नहीं पाती, तो हो सकता है आप योगी जी के आने के बाद कॉलेज में गई हो, या फिर कॉलेज गई ना हो। आप अगर कॉलेज जाती तो आपको यह एहसास होता कि किस तरह से वहां पे जो लड़के बैठकर करते हैं, आपको मालूम नहीं है, कॉलेज गई नहीं होंगी आप, शायद दिक्कत ये है। ओके, करण वर्मा बोलिए। अरे सुनिए आप, पूजा मिश्रा जी चीखने चिल्लाने से क्या होगा? समाजवादी पार्टी की यही दिक्कत है, ये गुंडागर्दी वाली जो एक स्पिरिट है ना, वो सामने आ जाती है। डॉक्टर हैं तब भी, नाम के आगे डॉक्टर है तब भी ये गुंडागर्दी वाली भाषा और यहां पर आ जाती है। एक बड़ी सीधी सी बात है, आप अशोक जी बार बार पूछ रहे हैं क्या इसमें सिखों का अपमान है, क्या बीजेपी ने इसको बढ़ा चढ़ा के बताया? ये बहुत जरूरी है, मैं फिर से एक बार स्ट्रेस करना चाहता हूं। रवनीत बिट्टू को गद्दार क्यों कहा गया? क्योंकि रवनीत बिट्टू ने मार्च 2024 में साफ कहा राहुल गांधी से, आप जो खालिस्तानियों के साथ खड़े हो ये मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, मुझे गद्दार सुनना ठीक है, मैं जा रहा हूं यहां से। तो उनको गद्दार इसलिए कहा गया क्योंकि वो सिखों के साथ खड़े हुए, क्योंकि उन्होंने कहा कि आपकी दादी के पुतले वहां जलाए जा रहे हैं, आप तब भी ये पन्नू वगैरह के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हैं? तो ये पूछना चाहिए इनसे कि क्या ऐसी बात आ गई है जो आप 6 फॉर जस्टिस आपको इंडोर्स करती है, क्यों नहीं राहुल गांधी के मुंह से कुछ निकलता? भारत स्टेट के खिलाफ लड़ जाएंगे ये बोल सकते हैं, क्यों नहीं कहते हम 6 फॉर जस्टिस के खिलाफ है, क्यों नहीं कहते हम पन्नून के खिलाफ है? क्या हो जाता है तब इनको? मैं वैसे एक बात और बता दूं, देखिए समय बिल्कुल नहीं है, लेकिन पूजा जी आपने कहा कि 349 में ऐसा है वैसा है। निशिकांत दुबे एक पब्लिश किताब का हवाला दे रहे थे, और अगर वो जिस किताब का अगर उन्होंने किसी अनवेरिफाइड सोर्स को कहा हो तो विपक्ष उसको लेकर विशेषाधिकार हनन का नोटिस दे सकता है। विपक्ष जो है उसको चैलेंज कर सकता है। आप चैलेंज कीजिए ना, क्या दिक्कत है? संसद में संसदीय परंपरा से चीजें चलेंगी तो किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन मकर द्वार पर आप अगर कॉलेज के गुंडों की तरह बैठ करके आने जाने वालों पर फप्तियां कसेंगे तो आपको ये एजेंडा लगे, मैं तो कहूंगा कि ये जो है सीमाएं लांघ दी गई हैं उद्दंडता की। आज के लिए इतना ही, कल आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।